हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन में 3 नए एक्ट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें से एक है कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। देखिए, जो कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 है, इसमें 2018 की अमेंडमेंट हुई है। तो ये जो एक्ट हम डिस्कस करेंगे विद अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अब इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। अभी आपको स्क्रीन पर फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दिख रहा होगा, पर अभी इसको इंक्रीज़ करके सेक्शन टू सेक्शन डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले कुछ चीज़ें, कुछ माइनर चीज़ें जो कि अभी हमारे बैरक से नहीं हैं, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला तो ये कि कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 में 2018 की अमेंडमेंट है। दूसरा ये कि इस पूरे एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो हैं 7। और तीसरा, इस पूरे एक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो हैं 23, जिसमें से 23rd सेक्शन जो है वो सेविंग्स एंड रिपील है। अब स्टार्ट करते हैं हम बैरक से, चैप्टर 1 से। इस एक्ट के प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं? ये एक्ट है द कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। और ये अगर आप देखें तो एक्ट नंबर है 4 ऑफ 2016। प्रियम्बल को पढ़ते हैं। ये कहते हैं एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल एपिलेट कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट्स फॉर द adjudicating commercial disputes of specified value and matters connected therewith or incidental thereto। क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट में, ये जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट में बताया गया है कॉमर्शियल कोर्ट्स के बारे में, साथ ही कॉमर्शियल एपिलेट कोर्ट्स के बारे में, कॉमर्शियल डिवीजन्स के बारे में और कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन्स के बारे में हाई कोर्ट में, कि ये जो भी डिवीजन्स हैं, एपिलेट कोर्ट है या कॉमर्शियल कोर्ट है, ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट को किस तरीके से एडजुडिकेट करेंगे एक स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए। जैसे कि फिक्स कर दिया गया है कॉमर्शियल कोर्ट में किस वैल्यू तक के मैटर जाएंगे या एपिलेट कोर्ट में किस तरह के मैटर जाएंगे। और ये जो आप प्रियम्बल में वर्ड देख रहे हैं कॉमर्शियल एपिलेट कोर्ट्स, ये 2018 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। क्लियर? उसके बाद ये कहते हैं चैप्टर 1, यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 डील करता है प्रिलिमिनरी से, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ ये कहते हैं कि इस एक्ट को आप कहेंगे कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 और ये पूरे इंडिया में लगता है, ठीक है। और ये इन्फोर्स में आया था 23rd डे ऑफ अक्टूबर 2015 को। और अगर आप अमेंडमेंट देखें तो अमेंडमेंट आपकी एनफोर्स में आई है 3/5/2018, यानी कि 3rd ऑफ मई 2018। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 2, जो कि डील करता है डेफिनेशन से। यहाँ ये फर्स्ट डेफिनेशन इन्होंने लिखी। यहाँ ये कहते हैं इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर अ commercial appellate courts means the commercial appellate court designated under section 3A। तो commercial appellate court वो होगी जो section 3A में बताया गया है। और साथ ही आपको इसका जो ये क्लोज है या सब क्लोज है, ये आपको ध्यान रखना है। 2A डील करता है कॉमर्शियल एपिलेट कोर्ट से, और ये वो होगा जो कि 3A में बताया गया है। नेक्स्ट है AA। ये कहते हैं कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन मीन्स कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन क्या होगी? जो कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज में ये कहते हैं कॉमर्शियल कोर्ट्स। इसका क्या मतलब है? मीन्स द कॉमर्शियल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। कॉमर्शियल कोर्ट्स आप किसे कहेंगे? जो कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में बताई गई हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ। अब जो कहा गया है ना कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए ही ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट क्या होगा?
ये कहते हैं commercial dispute means a dispute arising out of ordinary transaction of merchants, bankers, financiers and traders such as those relating to mercantile document including enforcement and interpretation of such documents. ये कहते हैं कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन जो मर्चेंट्स, बैंकर, फाइनेंसर और ट्रेडर्स के बीच में हुई है, किस चीज़ से रिलेटेड, मर्चेंटाइल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और साथ ही इसके अंदर इंक्लूड होगा उन डॉक्यूमेंट्स की एनफोर्समेंट किस तरह से हुई है और उसको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाएगा। यानी कि मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंसर, ट्रेडर्स के बीच में कोई भी मर्चेंटाइल डॉक्यूमेंट को लेकर जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उस डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन या उसके इन्फोर्समेंट के लिए ये सभी कॉमर्शियल डिस्प्यूट में आएंगे। उसके बाद ये कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज और सर्विस, कहीं से एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, ये भी इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट कहते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम लॉ, जो भी इश्यूज होंगे किससे रिलेटेड, एडमिरल्टी से रिलेटेड या फिर मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट, एयर इंजन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट एंड हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग सेल, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ द सेम। जो भी ट्रांजैक्शन होंगी एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट या फिर हेलीकॉप्टर्स की, उनकी सेल, लीज और फाइनेंस से रिलेटेड, ये सभी भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट ये कहते हैं कैरेज ऑफ गुड्स। उसके बाद ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग टेंडर्स, जो भी ये टेंडर्स पे ये सब बनाते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ये सभी भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में आएगा। नेक्स्ट है अग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड और कॉमर्स। कोई भी अग्रीमेंट किया किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर से रिलेटेड, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक्सक्लूसिवली ट्रेड या फिर कॉमर्स में यूज होती है और इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा। नेक्स्ट ये कहते हैं फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट्स, ये भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स। नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी अग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर्स अग्रीमेंट, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स। नेक्स्ट ये कहते हैं सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स पर्टेनिंग टू सर्विसेज इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या कह रहे हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है कि किसी एक पर्सन ने दूसरी चीज़ में सब्सक्रिप्शन किया है या इन्वेस्टमेंट किया है, इस अग्रीमेंट में ये क्या कहते हैं, पर्टेनिंग टू द सर्विसेज इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो इस अग्रीमेंट में जो सर्विसेज के रिगार्डिंग किया है, ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो ये भी अगर इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट है तो ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट में आएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं 14 मर्चेंटाइल एजेंसी एंड मर्चेंटाइल यूजेज। नेक्स्ट पार्टनरशिप अग्रीमेंट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, डोमेन नेम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सभी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट हैं, ये सभी भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में आएंगे। उसके बाद ये कहते हैं अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल, गैस रिजर्वर्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट होगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अबव, ऊपर जो भी हमने बात की है अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी है तो वो भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में आएगा। नेक्स्ट 22 सच अदर कॉमर्शियल डिस्प्यूट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को अगर कॉमर्शियल डिस्प्यूट बोलती है तो वो इसमें फॉल करेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान करनी है वो ये कि यहाँ पे जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं इसको इन्होंने डिवाइड किया है 22 पार्ट्स में, यानी कि 22 काइंड्स ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हमें दिए गए हैं कि ये सभी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट शैल नॉट सीज टू बी अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट मेयरली बिकॉज
It also involves action for recovery of immovable property or for realization of monies out of immovable property given as security or involves any other relief pertaining to immovable property. ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है और उस कॉमर्शियल डिस्प्यूट में जो पार्टी है उसके पास कोई और मोड भी है एक्शन लेने का, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने का, या फिर जो भी मनी है उसको रियलाइज कराने का, यानी वो सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट उसके लिए ख़त्म हो जाएगा या सीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी में ऐसा है कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में भी जा सकते हैं और सिविल एक्शन भी ले सकते हैं, तो इस केस में ये नहीं है कि अगर सिविल एक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। यही कहते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, ये कहते हैं A commercial dispute shall not cease to be a commercial dispute merely because it also involves action for recovery of immovable property or for realization of monies out of immovable property given as security or involves any other relief pertaining to immovable property. Next ये कहते हैं one of the contracting party is the state or any of the agency or instrumentalities or private body कैरिंग आउट पब्लिक फंक्शन। अगर जो एक पार्टी है या तो वो स्टेट है या फिर कोई एजेंसी है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटालिटीज़ है या फिर कोई प्राइवेट बॉडी है जो कि पब्लिक फंक्शन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट सीज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डी। ये कहते हैं कॉमर्शियल डिवीजन का क्या मतलब है। कॉमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, यानी कॉमर्शियल जो डिवीजन्स हैं वो होंगी जो कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में डिफाइन की गई हैं। नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट जज। ये कहते हैं shall have the same meaning as assigned to it in clause A of article 236 of the constitution। 236A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्ट्रिक्ट जज बताए गए हैं उसी वही सेम मीनिंग यहाँ पर असाइन किया जाता है। नेक्स्ट एफ, यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और described upon any substance by means of letters, figures or marks or electronic means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। डॉक्यूमेंट के लिए कहते हैं कि कोई भी मैटर जो किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है लेटर से, फिगर से, मार्क से या इलेक्ट्रॉनिक मीन से या इनमें से किसी एक से ज़्यादा मीन से, तो वो और इस इंटेंशन से यूज़ किया गया है कि वो मैटर को रिकॉर्ड किया जा रहा है वहाँ पे, तो ये माना जाएगा डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको एविडेंस एक्ट में भी दी गई है और आईपीसी में भी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जी, नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। ये कहते हैं नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाई विद इट्स कोगनेट मीनिंग एंड ग्रामेटिकल वेरिएशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ये कहते हैं नोटिफिकेशन का मतलब है जो भी नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है ऑफिशियल गैजेट में, अगर कहीं वर्ड नोटिफाई आता है तो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग जो है वो उसी तरीके से लिया जाएगा। नेक्स्ट ये कहते हैं एच, शेड्यूल डिफाइन किया गया है यहाँ पे। शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू द एक्ट। इस एक्ट के एंड में कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं, उसके लिए ये कहते हैं कि शेड्यूल का वो मतलब होगा जो कि एंड में दिया गया है। नेक्स्ट है आई, स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू का क्या मतलब है। इन रिलेशन टू अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट शैल मीन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट एज determined in accordance with section 12 which shall not be less than 3 lakh rupees or such higher value as may be notified by the सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कहते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो भी कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई हैं, कॉमर्शियल कोर्ट्स या फिर एपिलेट कॉमर्शियल कोर्ट्स, तो सभी के पास एक स्पेसिफाइड वैल्यू के मैटर्स जाएंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कॉमर्शियल डिस्प्यूट को लेकर स्पेसिफाइड वैल्यू का वो मतलब होगा जो कि सेक्शन 12 में डिटरमाइन किया जाएगा और जो कि
3 लाख रुपए से कम नहीं होगा या फिर कोई हायर वैल्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। उसके बाद नेक्स्ट सबसेक्शन है सेकंड, ये कहते हैं द वर्ड एंड द एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन द CPC and Evidence Act shall have the same meaning respectively assigned to them in that court of the act। जो भी वर्ड्स यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए हैं पर CPC या एविडेंस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं तो उनका वही सेम मतलब होगा जो कि वहाँ पर डिफाइन किया गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ जहाँ स्पेसिफाइड वैल्यू में लिखा है कि ये 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, अगर आप 2018 की अमेंडमेंट देखते हैं तो इससे पहले वर्ड लिखे हुए थे यहाँ पे विच शैल नोट बी लेस देन 1 करोड़ रुपीज़। अब इस 1 करोड़ की जगह 2018 से आ गया है विच शैल नोट बी लेस देन 3 लाख रुपीज़ और सच हायर वैल्यू। ठीक है, तो 2015 में यहाँ पे क्या था, नोट बी लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम नहीं, पर अब क्या है 3 लाख से कम नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 हमारा डील करता है कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिवीजन्स एंड कॉमर्शियल एपेलेट डिवीजन्स। अब यहाँ पर भी जो इसका मार्जिनल नोट है चैप्टर का जो नाम है, यहाँ पर भी 2018 की अमेंडमेंट है। अब चैप्टर 3 में जो फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट से, कि कॉमर्शियल कोर्ट किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ ये सबसेक्शन 1 में कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन with the concerned high court by notification constitute such number of commercial courts at district levels as it may deem necessary for the purpose of exercising the jurisdiction and power conferred on those courts under this act। मतलब जो कॉमर्शियल कोर्ट बनाई जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। उसके बाद ये प्रोवाइजो ऐड करते हैं। प्रोवाइजो में ये लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट कॉमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइजो में क्या कहा कि जहाँ हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन होगा उस केस में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसर्न करने के बाद हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद नोटिफिकेशन इशू करेगी और एक कॉमर्शियल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। यहाँ पे जब आपने सबसेक्शन 1 देखा था तो यहाँ पे था कि कॉमर्शियल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे क्या है कॉमर्शियल कोर्ट एस्टैब्लिश होगी डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे। उसके बाद ये सेकंड प्रोवाइजो में कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ordinary original civil jurisdiction the state government may by notification specify such pecuniary value which shall be not less than 3 lakh rupees and not more than pecuniary jurisdiction exercisable by the district court as it may consider necessary। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो में ये बात करते हैं कि जहाँ पर हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एक पेक्यूनरी वैल्यू स्पेसिफाई करेगी जो कि 3 लाख रुपए से कम नहीं होगी और जो उनका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा नहीं होगा। किनका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, एक्सरसाइजेबल बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगा उससे। उसके बाद 1A सबसेक्शन 1A में कहते हैं नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच पेक्यूनरी वैल्यू विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख और सच हायर वैल्यू फॉर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट एज इट मे कंसीडर नेसेसरी। यहाँ पर भी 1A में पेक्यूनरी वैल्यू की बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक पेक्यूनरी वैल्यू सेट करेगी जो कि
3 लाख रुपए से कम नहीं होगा और जो भी हायर अमाउंट फिक्स करना है उतना, मतलब मिनिमम 3 लाख तो होगा ही। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द लोकल लिमिट ऑफ एरिया टू विच the jurisdiction of commercial courts shall extend and may from time to time increase, reduce और alter such limit। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही हाई कोर्ट से कंसल्ट कर जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, किस एरिया तक के जुरिस्डिक्शन को एक कॉमर्शियल कोर्ट डील करेगी वो जुरिस्डिक्शन में डिसाइड करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट ही हाई कोर्ट से कंसल्ट करके इस एरिया को बढ़ा, घटा या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट 1 or more person having experience in dealing with commercial disputes to be the judge or judges of a commercial court either at level of district judge or a court below the level of district judge। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछकर, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपॉइंट करेंगे एक ऐसे पर्सन को जिनके पास एक्सपीरियंस है कॉमर्शियल कोर्ट्स को डील करने का। उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, कॉमर्शियल कोर्ट्स जहाँ पर बनाई गई हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे जज अपॉइंट किया जाएगा या फिर उनसे कम अगर कोई लेवल है तो वहाँ पर। तो ये जो जज अपॉइंट करेंगे कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3A जो कि डील करता है डेजिग्नेशन ऑफ कॉमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स। ये क्या कहते हैं, except the territories over which the High Court have ordinary civil jurisdiction, the state government may, after consultation with the concerned High Court by notification, designate such number of commercial appellate courts at district judge level as it may deem necessary for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on those court under this एक्ट। ये कहते हैं जहां पर हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है उसको छोड़कर, एक्सेप्ट वर्ड यूज़ किया है, उसे छोड़कर उसको अलग कर दो। जहां पे हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है उसको अलग करने के बाद जो भी एरिया बचा वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जितने भी नंबर ऑफ कॉमर्शियल एपेलेट कोर्ट बनाना चाहती हैं डिस्ट्रिक्ट में वो बना सकती हैं और जो भी इस एक्ट में पावर दी हैं वो उन्हें कन्फर कर सकती हैं, पर किसे छोड़कर, जहां पर हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है उस टेरिटरी को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 4। सेक्शन 4 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ कहते हैं इन ऑल हाई कोर्ट्स हैविंग ordinary original civil jurisdiction, the Chief Justice of High Court may, by order, constitute commercial division having one or more benches consisting of a single judge for the purpose of exercising the jurisdiction and power conferred on it under this act। यहाँ पे ये सबसेक्शन 1 में कहते हैं सभी हाई कोर्ट्स जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर से बाय ऑर्डर एक कॉमर्शियल डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बेंचेस हो सकती हैं, जिसमें कि एक सिंगल जज होंगे। किस लिए होंगे, जो कि इस कॉमर्शियल डिवीजन के जुरिस्डिक्शन और पावर को एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल नॉमिनेट सच जजेस ऑफ हाई कोर्ट who have experience in dealing with commercial disputes to be judges of commercial division। यहाँ कहते हैं जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो हाई कोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स डील करने का, वो कॉमर्शियल डिवीजन के जज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल एपेलेट डिवीजन। यहाँ ये सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में कहते हैं आफ्टर इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 और ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट शैल by order constitute commercial appellate division having one or more division benches for the purpose of exercising the jurisdiction and power conferred on it by the act। अब यहाँ सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में कहते हैं कि जब
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में नोटिफिकेशन इशू होगा या फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में नोटिफिकेशन इशू होगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में था कि स्टेट गवर्नमेंट ने जब हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक कॉमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट करने का नोटिस इशू किया हो, या फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में क्या था कि जब हाई कोर्ट ने जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जब कॉमर्शियल डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूट करने का नोटिफिकेशन पास किया, तो उसके बाद यानी कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में था जब कॉमर्शियल डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने का नोटिफिकेशन इशू किया हो, या फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में था कि कॉमर्शियल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने का नोटिफिकेशन इशू किया हो। तो इस नोटिफिकेशन के बाद तो जो चीफ जस्टिस होंगे कंसर्न्ड हाई कोर्ट के, वो कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि एक या एक से ज़्यादा डिवीजन बेंच में होगा। इस जुरिस्डिक्शन और पावर जो इस एक्ट में दी गई है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल नॉमिनेट सच जजेस ऑफ हाई कोर्ट हु हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद कॉमर्शियल डिस्प्यूट टू बी जजेस ऑफ कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन। तो कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन में जो जजेस होंगे वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है कॉमर्शियल डिस्प्यूट को डील करने का, और इनको अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 है जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स। कॉमर्शियल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा? तो ये कहते हैं द कॉमर्शियल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशन। क्या ट्राई कर सकते हैं? सूट और एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कॉमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू अराइजिंग आउट ऑफ एंटायर टेरिटरी ऑफ द स्टेट ओवर विच इट हैज़ बीन वेस्टेड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो कॉमर्शियल कोर्ट जो होंगी वो सभी सूट्स और एप्लीकेशंस को ट्राई करेंगी, और ये सूट और एप्लीकेशन वो हैं जो कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए उस टेरिटरी में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट शैल बी कंसीडर्ड टू अराइज आउट ऑफ एंटायर टेरिटरी ऑफ state over which a commercial court has been vested jurisdiction if the suit or application related to such commercial dispute has been instituted as per the provision of section 16 to 20 of CPC। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन में मेनली बात करते हैं CPC के सेक्शन 16 से 20 तक, और अगर आप सेक्शन 16 से 20 तक देखेंगे तो ये सभी जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इस सेक्शन के लिए जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे कि पूरी टेरिटरी, स्टेट की पूरी टेरिटरी में जहाँ पे कॉमर्शियल कोर्ट हैं उनका जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट अराइज हुआ है। अगर सूट या एप्लीकेशन कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की जाती सेक्शन 16 से लेकर 20 तक जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7। सेक्शन 7 डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉमर्शियल डिवीजन्स ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ ये कहते हैं ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कॉमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू फाइल्ड इन अ हाई कोर्ट हैविंग ordinary original civil jurisdiction shall be heard and disposed of by the commercial division of that high court। ये कहते हैं जो सभी सूट्स या एप्लीकेशन हैं कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड किसी स्पेसिफाइड वैल्यू की जो कि फाइल की गई थी हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन था, तो ये हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ होगी उस हाई कोर्ट की कॉमर्शियल डिवीजन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रोवाइजो दिया गया है। फर्स्ट प्रोवाइजो में ये कहते हैं प्रोवाइडेड दैट ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स stipulated by an act to lie in a court not inferior to district court and filed or pending on the original side of the high court shall be heard and disposed of by the commercial division of the high court। ये कहते हैं प्रोवाइजो ऐड किया है, यहाँ पे कहते हैं सभी सूट्स और सभी एप्लीकेशन जो कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग फाइल होने चाहिए एक ऐसी कोर्ट के सामने जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंफीरियर ना हो और
ये फाइल की गई या फिर ये पेंडिंग है ओरिजिनल साइड ऑफ हाई कोर्ट के सामने, तो ये हर्ड और डिस्पोज ऑफ होंगी कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ उस हाई कोर्ट की जो कॉमर्शियल डिवीजन है उसके द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोवाइजो ये ऐड करते हैं, ये कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशन ट्रांसफर टू हाई कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 4 of section 22 of Design Act 2000 or section 104 of Patent Act shall be heard and disposed of by commercial division of High Court in all the area over which the High Court exercise ordinary original civil jurisdiction। यहाँ पे कहते हैं कि सभी सूट्स और सभी एप्लीकेशन जो कि हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र की गई थी डिज़ाइन एक्ट के सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग या फिर सेक्शन 104 ऑफ पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इन सभी सूट्स और एप्लीकेशन को कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट हर्ड और डिस्पोज ऑफ करेगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील करता है बार अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन और पिटीशन अगेंस्ट एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर। सेक्शन 8 में कहते हैं नोटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नो सिविल रिवीजन एप्लीकेशन और पिटीशन शैल बी एंटरटेन्ड अगेंस्ट एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट इंक्लूडिंग एन ऑर्डर on the issue of jurisdiction, and any such challenge subject to the provision of section 13 shall be raised only in an appeal against the decree of commercial court। ये कहते हैं कि अगर कॉमर्शियल कोर्ट का कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है तो इस इंटरलोकेटरी ऑर्डर की ना तो सिविल रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है और ना ही इस इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल की जा सकती है, और इस इंटरलोकेटरी ऑर्डर में इशू ऑफ जुरिस्डिक्शन भी इंक्लूडेड है और किसी और तरीके का चैलेंज किया गया है तो वो भी इंक्लूडेड है। पर एक कंडीशन लगाते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 शैल बी रेज्ड ओनली इन अपील। पर कहते हैं सेक्शन 13 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई इशू है तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, कॉमर्शियल कोर्ट के डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। यहाँ पे सेक्शन 8 में क्या है कि अगर कॉमर्शियल कोर्ट ने कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया है तो उस इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे ना तो रिवीजन फाइल की जा सकती है और ना ही पिटीशन फाइल की जा सकती है, पर सेक्शन 13 को ध्यान में रखते हुए जो कॉमर्शियल कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके अगेंस्ट अपील में जाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 डील करता था ट्रांसफर ऑफ सूट इफ काउंटर क्लेम इन अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट इज ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। ये जो सेक्शन है ये ओमिट कर दिया गया है 2018 की अमेंडमेंट से, जो कि इफेक्ट में आई थी 3 मई 2018 से। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 जो कि डील करता है जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर्स। यहाँ ये कहते हैं वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन आर्बिट्रेशन इज अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। क्या कहते हैं कि आर्बिट्रेशन में कोई मैटर गया, उस मैटर का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है किसी स्पेसिफाइड वैल्यू से, एंड इफ such arbitration is an international commercial arbitration, all application or appeals arising out of such arbitration under the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996 that have been filed in a high court shall be heard and disposed of by the commercial division where such commercial division has been constituted in such high court। यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है और इस आर्बिट्रेशन में जो भी एप्लीकेशंस या अपील हैं इस आर्बिट्रेशन की जो कि अराइज हुई हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 से और फाइल की गई हैं वो हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर वो हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ की जाएंगी कॉमर्शियल डिवीजन द्वारा। कौन सी कॉमर्शियल डिवीजन? कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ दैट हाई कोर्ट। नेक्स्ट सबसेक्शन है सेकंड, ये कहते हैं इफ सच आर्बिट्रेशन इज अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन
all application or appeals arising out of such arbitration under the provision of Arbitration and Conciliation Act that have been filed on the original side of the High Court shall be heard and disposed of by the Commercial Division where such Commercial Division has been constituted in such High Court. यहाँ पे कहते हैं कि जो आर्बिट्रेशन है वो अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है और जो भी एप्लीकेशन या अपील है जो कि फाइल की गई थी ओरिजिनल साइड ऑफ हाई कोर्ट में, तो उसे कौन हर्ड और डिस्पोज ऑफ करेगा, तो इसे हर्ड और डिस्पोज ऑफ करेंगे कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ दैट हाई कोर्ट। सेम है सबसेक्शन 1 की तरह। उसके बाद सबसेक्शन 3 पे आते हैं। यहाँ कहते हैं इफ सच आर्बिट्रेशन इज अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, all application or appeals arising out of such arbitration under the provision of Arbitration and Conciliation Act 1996 that would originally lie before any principal civil court of original jurisdiction in a district not being a high court shall be filed in and heard and disposed of by the commercial court exercising territorial jurisdiction over such arbitration where such commercial court has been constituted। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा है कोई और वहाँ पे कोई एप्लीकेशन या अपील अराइज होती है उस आर्बिट्रेशन से जो कि फाइल होगी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के सामने, अगर उनके सामने फाइल हुई है तो ये हर्ड और डिस्पोज ऑफ की जाएगी कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा। अभी जब हमने ऊपर सबसेक्शन 1 और 2 में पढ़ा था वहाँ था कॉमर्शियल डिवीजन, पर यहाँ है कॉमर्शियल कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 11 पे। यहाँ ये कहते हैं सेक्शन नंबर 11 डील करता है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स एंड कॉमर्शियल डिविजन्स। यहाँ ये कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट अ कॉमर्शियल कोर्ट और अ कॉमर्शियल डिवीजन शैल नॉट एंटरटेन और डिसाइड एनी सूट application or proceeding relating to any commercial dispute in respect of which the jurisdiction of civil court is either expressly or impliedly barred under any other law for the time being in force। यहाँ पे कहते हैं कि एक कॉमर्शियल डिस्प्यूट जिसके लिए सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली बार लगाया हुआ है तो उसके लिए अब फिर कॉमर्शियल कोर्ट्स और कॉमर्शियल डिवीजन भी बार्ड हैं, वो भी इस तरह की प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन नहीं कर सकते।